नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए असदुद्दीन ओवैसी बोले आखिरकार नफरत को बढ़ावा क्यों दे रही है बीजेपी, क्यों वो द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को प्रमोट करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी का बड़ा दाव। जी हां, राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से पहले राहुल करके जाएंगे सीएम का चुनाव। बताएंगे आज राहुल गांधी किसको चुनेंगे सीएम पद के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। बोले फिलहाल ये प्रधानमंत्री की हार है। जी हां, बीजेपी की हार नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी जीत जाती तो प्रधानमंत्री और पूरी गोदी मीडिया ये ढिंडोरा पीटते फिरते कि मोदी की जीत है ये, तो ये हार मोदी की है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी। बोले जनता के साथ विश्वासघात कर रही थी बीजेपी, 40% वाली सरकार थी ये, जनता ने उखाड़ फेंका है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बाबा रामदेव के ऊपर हुआ मुकदमा दर्ज। दरअसल आपको बताते चले शाकाहारी बताकर जो है एक तरीके से मांसाहारी दंतमंजन बेच रहे थे, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताएंगे क्या कुछ बोला गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते महिला पहलवान के धरने को लेकर किसान नेता राकेट टिकैत की चेतावनी। बोले 15 दिन का दिया था टाइम, अब सरकार के पास ज्यादा समय नहीं बचा। बताएंगे अब तक क्यों नहीं लिया गया ब्रिजभूषण के ऊपर कोई एक्शन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आचार्य प्रमोद की बड़ी अपील। बोले 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो एक ऐसा चेहरा उतारना होगा जो मजबूत है। प्रियंका गांधी का नाम आगे लिया है आचार्य प्रमोद ने। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बाबा बागेश्वर पर मची सियासत, फिर से भड़के तेज प्रताप। बोले आतंकवादी है ये बाबा, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने आया है बिहार में। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर प्रधानमंत्री नफरत को बढ़ावा नहीं देते तो द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को प्रमोट क्यों करते हैं। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि एक तरफ तो पसमंदा मुसलमानों के हमदर्द बनते, दूसरी तरफ उन्हीं का आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। वहीं पर ओवैसी ने कहा कि फिलहाल एक तरफ देश में कहते हैं कि हम भाईचारे से, दूसरी तरफ नफरत फैलाने वाली फिल्मों को बढ़ावा देते हैं। ओवैसी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता फिल्मों में किस तरीके से इस फिल्म में पूरा झूठ बोला गया है। 3 महिलाओं को 31, आप समझिए दोस्तों 31,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन बता दिया। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब बड़ा झूठ बोलता है इंसान तो लोग कहते हैं इसमें कुछ तो सच्चाई होगी, चलो देखने चलते हैं। जबकि दोस्तों आप समझिए इस फिल्म के मेकर से बार बार एक सवाल पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है कि 31,000 महिलाओं का केरल में धर्म परिवर्तन हुआ है। जबकि दोस्तों केरल जो है वो सबसे सेफ जो है राज्य माना जाता है। केरल की पढ़ाई 1 नंबर, केरल में दोस्तों ना ही हिंसा होती है ज्यादातर, ना वहां पर कोई हिंदू मुसलमान का लफड़ा है, और आप समझिए पढ़ाई में भी नंबर 1 है केरल। तो ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे नंबर 1 केरल है, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों जानबूझकर केरल के लोगों को हिंदू मुसलमान में ढालने के लिए और खास करके कर्नाटक में फायदा पाने के लिए द केरल स्टोरी को उसी टाइम रिलीज किया गया जब कर्नाटक के चुनाव थे। लेकिन वहां से तो बीजेपी को फायदा नहीं मिला। बीजेपी सोचने लगी कि हिंदुत्व का असर धीरे धीरे कर लोगों पर से खत्म हो रहा है, तो क्यों ना अब इस फिल्म को जो है बढ़ावा देने के लिए दोस्तों अब इसका 2024 में यूज किया जाए। तो अभी से बीजेपी इसको अभी भी प्रमोट कर रहा है कई लोग नफरत फैलाने के लिए। लेकिन बीजेपी इस बार कुछ भी कर ले, चाहे वो हिंदू मुसलमान कर ले, चाहे वो जो है दोस्तों बजरंग बली कर ले, कुछ भी कर ले, इस बार सत्ता से जाने से बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं, देश की जनता ने 10 साल जुमलेबाजी देख ली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों आज राहुल गांधी करेंगे सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा। आपको बताते चले इसमें अब कई दिग्गज कूद गए। दरअसल दोस्तों जहां एक तरफ डीके शिव कुमार है तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धरमैया है, लेकिन इन दोनों में ही दोस्तों टक्कर चल रही है। हालांकि मामला बिल्कुल सही है,
ये फैसला भी वहीं की तरह हिमाचल की तरह ही लिया जाएगा दोस्तों, और हिमाचल की तरह ही जो है चुनाव में एक सीएम चुन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है दोस्तों कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों का अपना अपना जलवा है, दोनों के अपने अपने समर्थक हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं डीके शिव कुमार की, तो डीके शिव कुमार कांग्रेस के साथ हमेशा से बहुत ही हम्बल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों वफादार रहे हैं। डीके शिव कुमार को ईडी ने परेशान किया, सीबीआई ने परेशान किया, जमकर उन्हें इतना परेशान कर दिया कि वो कांग्रेस को छोड़ दें। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों डीके शिव कुमार की वफादारी दिखाई दी कांग्रेस के लिए, उन्होंने कभी भी कांग्रेस को छोड़ा नहीं, जबकि सीबीआई और ईडी ने उनका जीना हराम कर दिया था। और उसके बावजूद भी डीके शिव कुमार दोस्तों मजबूती से लड़े। मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धरमैया से ज्यादा दोस्तों डीके शिव कुमार का हक बनता है सीएम पद पर। देखिए पार्टी की हालांकि जो भी स्थिति हो वो पार्टी फैसला लेगी कौन होगा वहां का सीएम, लेकिन जहां तक अभी भी मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार को होना चाहिए वहां का सीएम, क्योंकि दोस्तों वफादारी एक बड़ी चीज होती है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट ये है दोस्तों कि अगर सिद्धरमैया को सीएम नहीं बनाया, क्योंकि डीके शिव कुमार तो वफादार है, लेकिन हो सकता है कि सिद्धरमैया बगावत कर दें या फिर उनके समर्थक बगावत कर दें। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी भी मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार को ही वहां का सीएम बनना चाहिए, ना सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ा। बड़े बड़े दिग्गज नेता चले गए लेकिन डीके शिव कुमार बने रहे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आचार्य प्रमोद ने बता दिया प्रियंका को 2024 का चेहरा, मच गया दोस्तों हड़कंप। दरअसल दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर गोदी मीडिया अलग अलग तरीके के सीएम के चेहरे, पीएम पद के चेहरे बताती रहती है, लेकिन इधर आपको बताते चले दोस्तों प्रियंका गांधी के गुरु आचार्य प्रमोद ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है 2024 का चुनाव अगर हमें जीतना है तो हमें मोदी की तरह ही एक बड़ा चेहरा उतारना पड़ेगा जिसके ऊपर जनता भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आज देश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसको लेकर प्रियंका गांधी सबसे मजबूत चेहरा है और वही है पीएम बनने लायक। आपको बताते चले प्रमोद तिवारी ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार हो या तमाम लोग जिन लोगों के नाम आते हैं कि इनको पीएम बनाया जाए, वो लोग भले ही मजबूत हैं लेकिन पीएम के चेहरे के लिए वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि पीएम का चुनाव दोस्तों एक अलग चुनाव होता है। आप समझिए, ये जरूरी नहीं है कि आप राज्यसभा चुनाव में फेमस हो तो आप लोकसभा भी जीत जाओगे, क्योंकि लोकसभा में पिछली बार कर्नाटक में कांग्रेस को बहुत सीटें मिली थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा में वहां से मोदी सरकार को सीटें जीत ली थी मोदी सरकार ने। यही कारण है जो अब की बार कांग्रेस कोई भी गलती नहीं करेगी। सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इसका दोस्तों कि इस वक्त विपक्ष को बूस्ट मिला है, और जब बूस्ट मिल गया है दोस्तों तो विपक्ष गदगद है। कर्नाटक की जीत ने विपक्ष में हवा भर दी है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों इस बार कांग्रेस की रणनीति, और अभी तक अगर आपने ऑब्जर्व ना किया हो तो बता दूं कि राहुल गांधी जो है दोस्तों वो अब एक अलग ही राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी ने 8 साल पहले झुग्गी झोपड़ी वालों से वादा किया था कि वो इस झुग्गी को जाने नहीं देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया दोस्तों, उस झुग्गी को बचाया भी। शकूराबाद झुग्गी नाम है उसका। ऐसे में दोस्तों दिल्ली की झुग्गी में राहुल गांधी 8 साल बाद पहुंचे। 8 साल बाद उन्होंने महिलाओं का जो भी प्रॉब्लम थी वो सुना। महिलाओं ने बताया कि सिलेंडर 1200 का हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बार बार यहाँ पर झुग्गी उजाड़ने आ जाते हैं, जो बेचारा गरीब लोग हैं वो कहाँ रहेंगे। इसको लेकर राहुल गांधी ने बातें सुनी। इससे पहले राहुल गांधी दोस्तों कई यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेजेस में गए, यही नहीं राहुल गांधी बसों तक में गए। और ये दोस्तों राहुल का 2024 का ही वो चल रहा है। आप समझिए, राहुल हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े इंसान से मिलकर उसकी प्रॉब्लम जान रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दरअसल अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी लगातार चुनाव में बेईमानी करती है। जैसे ही चुनाव आते करीब आ रहा होते हैं इलेक्शंस, वैसे ही बीजेपी की बेईमानी शुरू हो जाती है। आपको बता दें अखिलेश का गुस्सा एक बार फिर से अधिकारियों के ऊपर फूट पड़ा है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जो दिन से मतगणना शुरू हुई तो सुबह दूसरे दिन तक चलती रही, ऐसी मतगणना हमने पहली बार देखी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये हो क्या रहा है, मजाक हो रहा है या फिर चुनाव कराए जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों अखिलेश यादव हमेशा से ही प्रशासन पर भड़कते रहे, उन्होंने प्रशासन पर उंगली उठा दी है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इस चुनाव में आजम खान की जो एक आखिरी सीट बची थी
16 सीट वो भी उन्होंने खो दी। या ये कह सकते हैं कि आजम खान का जो एक दबदबा हुआ करता था, जो उनकी तूती बोला करती थी दोस्तों, मामला अब कहीं जा चुका है, क्योंकि आजम खान की तीनों सीटें जा चुकी हैं। पहला खुद आजम खान की, दूसरा अब्दुल्ला आजम की, तीसरा उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की। यानी कि जो 3 सीटें थी वो तीनों आजम खान हार चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना सा नहीं दोस्तों, आजम खान को जानबूझकर हरवाया गया है, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि आजम खान क्या ने अपनी सीट पर जिसको खड़ा किया था वहां पर जमकर घोटालेबाजी हुई, प्रशासन ने लोगों को डराया धमकाया, वोट नहीं डालने दिए, कई बार ये आरोप अखिलेश ने लगाए, और आजम खान की सीटों पर तो सच में ये सब कुछ हुआ है। हालांकि अब की बार जो 16 सीट थी वो बीजेपी ने जीत ली, वो सॉरी आपने जीत लिया आजम खान की उस सीट को। लेकिन दोस्तों दरअसल आजम खान को फंसाया भी गया, इतने सारे मुकदमे लगाए गए उनके ऊपर, क्योंकि आजम खान वहां रहते बिजी हो, जानबूझकर उनकी सीटें एक एक कर छीन ली गई। लेकिन दोस्तों शेर पिंजरे में बंधे इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना शिकार करना भूल गया है। जी हाँ, और दोस्तों आजम खान फिर से एक बार रिकवर होंगे और फिर से आएंगे वो राजनीति में अपने ही उसी दमखम से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस है दो हाथ के मूड में, सीधा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जी हाँ, सीधी बीजेपी से होगी कांग्रेस की टक्कर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी बड़ी चालाकी से सरकारें गिरा गिरा कर बनाती है, लोकसभा सीटें जीतती है। लेकिन दोस्तों मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, मामला 2024 से जुड़ा हुआ है। आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी, भारत जोड़ो यात्रा का असर और प्रधानमंत्री की परेशानी, इन सब के मायने क्या है। प्रधानमंत्री बड़ी ही चालाकी से एक चीज करना जानते हैं दोस्तों, वो जनता का दिमाग घुमाने में बड़े एक्सपर्ट है। पहले वो 4 आंसू बहाते हैं, 4 आंसू बहाकर दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं यार कि ये मोदी जी रोते क्यों हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है या फिर किसी रैली को संबोधित कर रहे होते हैं तो आप रोने लगते हो। समझ में ये नहीं आता कि आप अच्छे एक्टर हो या फिर सलमान शाहरुख अच्छे एक्टर है, क्योंकि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि प्रधानमंत्री एक्टिंग कर रहे हैं या फिर ये रियल में रो रहे हैं। क्योंकि हमने कितनी बार देखा है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनता की प्रॉब्लम सुनने के बजाय अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाते हैं। इस चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री लोगों को बताते हुए नजर आया कि कांग्रेस ने मुझे 51 बार यानी कि 91 बार गालियां दी हैं। अब समझ में ही नहीं आता कि प्रधानमंत्री आप तो बोल रहे हो कि आपको 91 बार गालियां दी हैं, लेकिन आपके नेता और आप खुद पता नहीं क्या क्या आप शब्द बोलते हो दूसरी पार्टियों को। अगर वो गिनती करने बैठ गए तो शायद फिर तो शाम हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आप जनता की मुसीबत सुनने आए हो या फिर अपना दुखड़ा रोने आए हो। यही कारण रहा जो कर्नाटक में लोगों ने कहा कि भैया ये पीएम तो खुद अपना दुखड़ा सुनाने लगा, इधर हम परेशान हैं, इधर पीएम अपना दुखड़ा ही लेकर बैठे हुए हैं। इसीलिए चुनाव बीजेपी बुरी तरीके से हारी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महबूब मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी हमेशा से नफरत की राजनीति करती है, वो नफरत को बढ़ावा देना चाहती है। दरअसल दोस्तों द केरल स्टोरी को लेकर आपको याद होगा, द केरल स्टोरी को लेकर अभी जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में 2 गुट आपस में भिड़ गए। उन दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि वहां पर जो लड़के लड़ रहे थे आपस में वो खूनम खान हो गए, मतलब कि बहुत ज्यादा ब्लड भी बह गया था कई लोगों का। तो और ये लड़ाई क्यों हुई दोस्तों जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में? क्योंकि एक प्रोपेगेंडा फिल्म को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। एक पक्ष उसे सही बता रहा था, एक पक्ष उसे गलत बता रहा था। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कहते हैं शांति से रहिए और आपस में मत लड़िए। प्रधानमंत्री ने हालांकि कभी ये नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान मत करो, देश में भाईचारे से रहो। ये आप प्रधानमंत्री के मुंह से कभी नहीं सुनोगे। आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुनोगे कि केरल स्टोरी जाकर देखो, बहुत अच्छी फिल्म है, इसने पोल खोल दी है। इस तरीके की बातें आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुन लोगे। और यही कारण जो महबूबा मुफ्ती भड़क गई हैं। महबूबा मुफ्ती कहना इससे पहले भी द प्रधानमंत्री ने द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया था, उसको लेकर भी जमकर हंगामे हुए थे। आपको बता दें दोस्तों, जिस भी फिल्म में मुसलमानों को गलत बताया जाता है उस फिल्म को प्रधानमंत्री पहली फुर्सत में प्रमोट करते हैं। हर चीज में मुस्लिमों को गलत बताना या फिर एक ऐसा रूढ़िवादी बता देना जिसका असली जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप जात पात धर्म के नाम पर लोगों को आपस में भिड़वा रहा हो, इससे फायदा सिर्फ आप अपनी पार्टी का देख रहा हो। देश का जो नुकसान हो रहा है वो कौन देखेगा?
और यही कारण है जो महबूबा मुफ्ती बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई। उनका कहना है कि जैसी फिल्मों को बीजेपी बढ़ावा देती है और नफरत इसीलिए फैलाती है ताकि लोग आपस में लड़ें और बीजेपी का वोटों में फायदा हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले फिलहाल शुरुआत तो हो चुकी है हार की, बीजेपी अभी भी समझ नहीं पा रही है। आपको बता दें दोस्तों, ममता बनर्जी के ऊपर लगातार टीएमसी के ऊपर बीजेपी हमलावर है, तो उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी बीजेपी को लपेटे में ले रही है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां भी भाजपा को हराने में हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस अपने दमखम से लड़ेगी और जहां वो कमजोर है हम पूरा समर्थन उसको देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है कि अभी एक महीने तक ममता बनर्जी जो है खिलाफ चल रही थी कांग्रेस के, हालांकि उनके कुछ जो है मनमुटाव थे कांग्रेस से, वो उनका अपना मैटर है, लेकिन दोस्तों अब बीजेपी के ऊपर हमलावर है ममता बनर्जी। उनका कहना है कि फिलहाल रोजगार नहीं है, देश में गरीबी बेरोजगारी फैल चुकी है, द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को बनाकर नफरत फैला रही है बीजेपी। हालांकि ममता बनर्जी ने अपने राज्य में इस फिल्म को बैन कर दिया था। यही कारण है जो ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल राज्यों को अशांत करने में जुटी है बीजेपी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, बीजेपी बड़ी ही शातिर पार्टी है। आप समझिए दो मुंह सांप है, एक तरफ तो ये लोग सम्मेलन करते हैं, मुस्लिमों को बुलाते हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उन्हीं के खिलाफ जहर घोलने का काम करते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि जब बजरंग दल को जब इन्होंने बजरंग बली पे कन्वर्ट किया, हिजाब का मुद्दा उठाया, उसके बाद भी ये चुनाव हार गए, वो भी बुरी तरीके से। तो दोस्तों ये समझिए कि देश में आज भी इंसानियत है और ममता बनर्जी का कहना गलत नहीं है कि बीजेपी दोस्तों अपना एक प्रोपेगेंडा तय करती है कि उसे आप इस प्रोपेगेंडे को उठाना और इसी पर चुनाव लड़ना है। अब आप देखिएगा अभी 2024 का ट्रेलर आना तो बाकी है, लेकिन उससे पहले तो आप 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होना। ऐसे में दोस्तों इससे पहले बीजेपी अपना एक प्रोपेगेंडा तैयार करेगी कि अब उसे नेक्स्ट क्या करना है। इधर बागेश्वर धाम को तो लगाए हुए बीजेपी ने अपने काम पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यशवंत सिन्हा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये फिलहाल बीजेपी की हार नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हार है। आपको बता दें यशवंत सिन्हा का कहना है कि अगर बाई चांस कर्नाटक बीजेपी जीत लेती तो पूरी गोदी मीडिया समेत दोस्तों खुद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता ये ढिंडोरा पीटते फिर रहा होते कि ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है। और जैसे ही दोस्तों बीजेपी हार गई तो नरेंद्र मोदी के चेहरे को गायब कर दिया गया, उसकी जगह जेपी नड्डा का चेहरा लगा दिया गया। आप समझिए ये तमाम बिकाऊ मीडिया, जितनी भी मीडिया है जो लगातार कहीं पर राज्य में अगर बीजेपी जीत जाती है तो उसको नरेंद्र मोदी की जीत बताते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी हारती है प्रधानमंत्री मानो दोस्तों मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, न्यूज चैनलों से उनका फोटो ही हटा दिया जाता है ताकि लोग ये ना समझे कि प्रधानमंत्री की हार है। यही बड़ी चालाकी से इन्होंने जेपी नड्डा को बलि का बकरा बनाया और कहा कि जेपी नड्डा की वजह से हार गए क्योंकि वही थे अध्यक्ष। लेकिन दोस्तों आप समझिए क्यों भाई, जब आपकी बीजेपी की पार्टी एक छोटा सा राज्य भी जीत जाती है या फिर यूं कहते हैं कि आप किसी से गठबंधन भी कर लेते हो 4 सीटें जीतकर, तो आप कहते हो ये मोदी की जीत है, जनता ने मोदी को वोट दिया है। और जैसे ही आप चुनाव हार जाते हो बीजेपी वाले, वैसे ही प्रधानमंत्री का चेहरा गायब कर देते हो, फोटो हटा देते हो और फिर ये हार का ठीकरा बीजेपी के किसी नेता पर फोड़ दिया जाता है। सवाल ये उठता है जब आप जीत का सारा श्रेय मोदी को दे रहा हो तो हार का भी देना चाहिए। और यही सवाल है दोस्तों, यही सवाल है कि हमारे देश की मीडिया को आज गोदी मीडिया नाम दिया गया है। रवीश कुमार सर ने इनाम दिया था और मैं रवीश कुमार सर का धन्यवाद बोलना चाहता हूं क्योंकि नाम बिल्कुल सही दिया था। जो लोग मोदी की गोद में जाकर बैठ जाएं उसे कहते हैं गोदी मीडिया। अच्छा है प्रधानमंत्री ने अपनी गोद संभाल कर रखी है, क्योंकि अभी तो कुछ और पत्रकार निकलना है कोपचों से जो प्रधानमंत्री गोद में जाकर चढ़ जाएंगे। बस अब चुस्नी से दूध पिलाना बाकी रहेगा पत्रकारों को, बाकी तो आप जान ही रहे। फिलहाल वीडियो